जिनमें है हौसला कुछ कर दिखाने का, जिनसे है हम सबको आस, जिनके तरकश में है जिंदगी को मुश्किलों से बचाने की तीर, वही है कर्मवीर, हमारे कर्मवीर। हमारे कर्मवीर। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त कार्की। आप सुन रहे हैं 90.0 FM हमारे कर्मवीर का एक और एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने संघर्ष से मीडिया की फील्ड में अलग नाम बनाया है, प्रवीण दुबे जी, जो कि BSTV के प्रमुख। प्रवीण सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? देखिए, पढ़ाई तो स्कूली पढ़ाई अगर आप बात करेंगे तो स्कूली पढ़ाई तो मेरी अलग अलग जगह हुई, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कभी डिंडोरी, मंडला, जबलपुर। जर्नलिज्म की पढ़ाई मैंने माखनलाल से की है और मैं 94 बैच में था माखनलाल में। तब उस वक्त भरतनगर एक जगह है जो भोपाल की शाहपुरा में, वहाँ पे था। उसका हॉस्टल भी उसी बिल्डिंग में था और उस समय कमल दीक्षित जी और श्रीकांत सिंह साहब जो है वो हमें पढ़ाते थे। तो मेरी अगर पत्रकारिता की पढ़ाई आप हैं तो वो माखनलाल। तो आपने पत्रकारिता के लिए माखनलाल को ही क्यों चुना? मुझे ही पता कि आजकल के बच्चे इस तरह से वो लक्ष्य लेके चलते हैं कि नहीं। मैंने तय करके रखा था कि जो हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे मालूमात होते हैं कि वो किस स्तर का व्यक्ति है या किस तरह का व्यक्ति। मुझे पता था कि मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। दो चीजें मैं चाहता था कि या तो वकील बनूंगा या जर्नलिस्ट। एक भी आपको हैरत होगी कि मैंने आज तक, मतलब मैं 51 साल का हो गया, 30 साल का कैरियर हो गया, आज तक कभी भी अप्लाई नहीं किया। एक गोल तय था कि जर्नलिस्ट ही बनना है या वकील। तो मैं वकालत का LLB कर रहा था मंडला से फर्स्ट ईयर, और उसके तुरंत बाद फिर ये माखनलाल का नाम बहुत बड़ा था। और अभी तक ये एक अच्छी बात है कि भाई मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब से लेके अब तक देश में 2 संस्थानों के नाम है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो दिल्ली में है और एक माखनलाल। तो जाहिर है कि नाम बड़ा था। एक हमने एंट्रेंस दिया, हो गया, तो फिर मैंने कहा कि अब ये बेहतर है। और वाकई माखनलाल के बाद से, तो निकलने के बाद से शुरुआती स्ट्रगल बेशक रहे हैं जो सबके होते हैं, और उसे मैं बहुत महिमा मंडित करना नहीं चाहूंगा। वो होता है कि मेरी उतनी चूक रही हो, मैं उतना परफेक्ट नहीं था जैसे आजकल के शुरुआत के बच्चे नहीं होते, लेकिन उसके बाद फिर ईश्वर की दया से सब कुछ बहुत बेहतर है। वकालत के बाद आपको पत्रकारिता की तरफ आपका रुझान कैसे आया? नहीं, वकालत मैंने की नहीं। मैंने बताया ना कि मैंने एडमिशन लिया LLB में, और मुश्किल से 1 या 2 क्लास हम लोगों के वक्त ही LLB में एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुए थे। हर जो मुश्किल है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चलना शुरू हुई। तो वो एंट्रेंस एग्जाम भी पहले LLB में ऐसी एडमिशन मिल जाता था, हमारे वक्त में एंट्रेंस के जरिए हो गया। तो वो उसी वीक माखनलाल का ऐड मैंने अखबार में देखा। तब तो ये व्हाट्सएप होते नहीं थे, और जर्नलिस्ट बनना ही था। मैं लिखता, मतलब मुझे लिखने का शौक शुरू से है, और मैं प्रिंट का ही जर्नलिस्ट लंबे वक्त तक रहा हूँ। तो लिखने के शौक के कारण मैं चाहता था कि पत्रकार बनूं, और इसीलिए फिर मैंने वकालत की पढ़ाई आधी ही छोड़ी, मतलब 2, 4, 5 एक सेमेस्टर भी शायद नहीं किया होगा। और पत्रकारिता में आपका जो इंटरेस्ट था वो कैसे आपके अंदर आया? जैसे मैंने बताया कि जब आप लिखना चाहते हो, मतलब आपको अगर लिखने की आदत है, अभी तो ये मोबाइल है हाथ में, पहले ये होता था कि भाई हम अखबारों में एक कॉलम चलता था, लेटर टू एडिटर। उसमें आप अपना कुछ भी लिख के, जो आप सोच रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, सियासत के बारे में आप क्या सोच रहे हो, यंग जनरेशन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, समाज के बारे में आप क्या सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो वो आप लिख सकते थे। ये परमिट करते थे पहले एडिटर्स कि वो उसे पब्लिश कर, थोड़ा बहुत एडिट कर देते थे कि अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रेस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है आपका जवाब, तो वो एडिट कर देते थे कि मान लीजिए मैंने गाली दे दी किसी को, या किसी पार्टी को गंदा ही बोल दिया अपने लिखने में, तो वो एडिट कर देते थे, अन्यथा वो यथावत छप जाता था। तो मैं भेजता रहता था बहुत सारी चीज़ें। ब्राह्मण होने के बाद कई बार कुछ धर्म को लेके मुझे दिक्कत समझ में आती थी, तो उन पे बोल देता था कि भाई धर्म के खिलाफ। या फिर घर में मैं देखता था कि भाई जो जिस तरह से रिस्पेक्ट महिलाओं में, बहुत पहले मैंने अपनी मदर से पूछ लिया था, मेरे फादर तो 88 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन मैं पूछ लिया था कि भाई ये हमारे यहाँ एक तीजा एक उपास होता है जो करवा चौथ का ही एक तरह की प्रतिकृति है, वो हस्बैंड की लंबी उम्र। तो मैं पूछ लेता था कि बाबूजी क्यों नहीं रहते, तो आपको क्यों रहना चाहिए बाबूजी के लिए उपास, बाबूजी को आपके लिए क्यों नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे सारे विषयों पे मैं लिख देता था, वो छप जाता था। तो फिर और चस्का लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे अच्छा लिखना चाहिए और पत्रकारिता करनी चाहिए, तो इसलिए फिर आ गया था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहला ऐसा कौन सा विषय पे आपने लिखा था जो अखबार में आया हो? मैंने लिखा था जो सबसे पहला, अगर मुझे याद है तो
उस समय स्वदेश अखबार के लिए मैंने लिखा था, भोपाल का ही स्वदेश अखबार है। वो आर्टिकल मैंने दहेज पे लिखा था, और जैसे मैंने कहा कि कुरीतियाँ मुझे थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाती हैं अभी भी, और किसी भी तरह का वर्ग विभेद या लड़के लड़कियों के बीच का फर्क करना ये थोड़ा मुझे तकलीफ देता है। तो पहला मैंने लिखा था दहेज पे ही। उन दिनों कोई एक बाइक आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद यामाहा कंपनी की बाइक थी। मेरे किसी परिचित परिवार की बेटी से उनने मांगी थी, और मैं उन्हें वो कष्ट देखा था उनके पापा का कि वो कह रहे उस समय शायद 50,000 के आसपास रही होगी, ठीक से मुझे रेट याद नहीं। तो फिर मैंने उस कुरीति पे एक आर्टिकल लिखा था स्वदेश में, और पहला आर्टिकल मेरा दहेज पे ही था। बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल था, और उस समय जो एडिटर हैं, जो भी लोग माने जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने तारीफ की तो फिर अच्छा भी लगा। उन्होंने बोला भी कि हाँ थोड़ा और करो, अदरवाइज एक मैच्योरिटी है आपके लिखने में। फर्स्ट टाइम आपका आर्टिकल अखबार पे आया था तो आपके परिवार की जो फीलिंग्स थी वो किस प्रकार थी? आप हैरत करोगे कि अभी भी शायद ऑफिस में अभी नहीं होगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मैं कॉपी करके रखता था। ओरिजिनल जितनी भी कटिंग है उन्हें संभाल के रखता था। जाहिर है कि अखबार में नाम छपा हुआ आपका दिख जाए, और वो भी बड़े आर्टिकल में दिख जाए। पहले के दौर में मैंने आजकल के आप लोग बच्चों में शायद वो दौर नहीं देखा, अब अखबार भी अंदाज बदल गए। नहीं, पहले के दौर में इतनी सी सिंगल कलम खबर भी अगर अखबार में छप गई और आपकी बाईलाइन नहीं है तो भी लोग बहुत गर्व से दिखाते थे कि ये स्टोरी मैंने की, जिसे आप डॉक्यूमेंटल तरीके से प्रूव नहीं कर सकते थे कि आपकी, लेकिन आप दिखाते थे बहुत गर्व से। आजकल के बच्चों का मुझे नहीं पता, वो काट के रखते थे कि भाई ये बहुत अच्छा है। उसमें अगर एक बड़ा आर्टिकल छप जाए और नाम से छप जाए कि प्रवीण दुबे लिखा हो, तो जाहिर है कि वो खुशी तो ऐसी लॉटरी लगने जैसी होती। तब के कुछ संपादक बहुत ज्यादा मतलब फिल्टर लगाते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और ईश्वर का आशीर्वाद है बहुत अच्छे नामों के साथ मैंने काम किया। मदन मोहन जोशी साहब मेरे पहले एडिटर थे, जो हिंदी के बड़े पुरोधा और बड़े बहुत ज्ञाता और बहुत अच्छे लिखने वाले थे। शिवनाग पटेरिया साहब अभी दिवंगत हो गए, वो नहीं रहे, उनके साथ किया। तो वो लोग फिल्टर लगाते थे, वो देखते थे कि आपकी स्टोरी बाईलाइन देने लायक है कि नहीं। जैसे अभी चैनल में आप देख रहे होंगे, ज्यादातर चैनल कुछ भी कचरा खबर में आपको फुल स्क्रीन दिखता होगा, ब्रेकिंग न्यूज। वो ब्रेकिंग न्यूज होती नहीं, मतलब कुछ भी एक फॉर्मेट बना लिया ब्रेकिंग न्यूज। पहले ये होता था कि यदि मान लीजिए बड़ी खबर है, बाईलाइन कब देंगे, जब इस रिपोर्टर की खबर इतनी अच्छी है कि इसे जो भी पढ़े और वो बोले कि वाह, माने वाव फैक्टर जब तक नहीं हो तो बाईलाइन नहीं मिलती थी। तो फिर बाईलाइन की बहुत कदर होती थी तब के, यार नाम से यदि छपी है तो बहुत कदर होती थी। जाहिर बात है कि उस समय की हो सकता है कि मतलब मैं अभी घर में तलाश करूंगा तो मेरे पास उसकी कटिंग अभी तक रखी होगी। एक अलग तरह की लॉटरी लगने जैसी खुशी मिलती थी बाईलाइन के बाद। क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई मीडिया के फील्ड से था? नहीं, कोई नहीं था, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। और उस वक्त हमको कहा भी गया, मतलब ये मान लिया जाता था उस दौर में, आपके दौर में तो एक स्टेब्लिश कैरियर है, कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। उस दौर में ये मान लिया जाता था कि यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप वकील और पत्रकार बन रहे हो, और या नेता, मतलब ये तीन ये मान लिए जाते थे कि चूंकि आप क्षमतावान नहीं हो, चूंकि आप कोई बैंक का एग्जाम नहीं दे सकते, चूंकि आप पीएससी नहीं दे सकते या यूपीएससी नहीं दे सकते, इसलिए आप ये बन रहे हो, ये मान लिया जाता था पहले। तो घर वाले विरोध में भी थे, वकालत की पढ़ाई के भी विरोध में थे और इसके ही विरोध में थे, मगर इतना प्रबल विरोध नहीं था कि माने मुझे रोक लेते वो लोग। बस ये था कि भाई क्यों करना, इसमें कोई कैरियर का ऑप्शन नहीं। मैं बहुत 2-3 चीज़ें ज़रूर ये इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अभी भी, इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद, मैं अपने अनुभव के निचोड़ से बता सकता हूँ ये बात, उनको लगता है शायद हमारे लिए जगह नहीं होगी, तो पहले से लोग जमे हुए हैं, हमारे लिए जगह कैसे होगी। जबकि यदि आपके अंदर क्षमता है, यदि आप ठीक से, पत्रकारों से क्या अपेक्षा ऑफिस करता है, उनकी विश्लेषण क्षमता ठीक होनी चाहिए। विश्लेषण क्षमता इन द सेंस कि बिटवीन द लाइन पकड़ लें तुरंत कि भाई कोई भी कार्यक्रम यदि ये हो रहा है इसके मीनिंग क्या है, ये है विश्लेषण करने की क्षमता। नंबर सेकंड, आपकी कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने अगर अच्छा लिख दिया उसे कि भाई कैसे ये खबर बनेगी, कहाँ पे जाके हिट होगी, तो वो एक दूसरा वो है। नंबर थर्ड ये है कि आपका अपीयरेंस, और नंबर फोर्थ है कॉन्फिडेंस। जर्नलिस्ट हो आप और अगर आप सवाल नहीं पूछ सको तो फिर पत्रकारिता में आने कोई तुक नहीं है। आपका सवाल, आप कहीं अगर आप विरोध नहीं जता रहे हो, विरोध मतलब जबरदस्ती पैदा किया गया विरोध नहीं,
लेकिन यदि आपको लगता है कि भी सड़क पे जाता हुआ कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अकारण मार रहा है और अगर आप उससे सवाल नहीं कर सकते कि भाई क्यों कर रहे हो आप, अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो ये तमाम चीज़ें अगर किसी में हैं तो अभी भी शिखर के स्थान रिक्त हैं। मेरा लंबा अनुभव हो गया, मैंने शुरुआत नई दुनिया से की, फिर मैं दैनिक भास्कर, इंदौर भी रहा, फिर मैं दिल्ली गया, अमर उजाला बड़ा अखबार है वहाँ था, फिर ये जो BAG जिनका अभी न्यूज़ चैनल शुरू हो गया है न्यूज़ 24 वो प्रोडक्शन हाउस था, उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा। पोल खोल एक बड़ा चर्चित इलेक्शन का शो होता था, शेखर सुमन उसको एंकर करते थे, उसका मैं फाउंडर मेंबर था। फिर मैंने आउटलुक ज्वाइन की, आउटलुक बड़ी मैगजीन थी उस समय, इंडिया टुडे और आउटलुक। और फिर उसके बाद फिर मैं न्यूज़ 24 में भोपाल आया, बड़ा ज़्यादा वक्त दिल्ली रहा, और फिर जी में, और जी के बाद नेटवर्क 18 का मैं 6 साल एडिटर रहा, रीजनल चैनल का नेटवर्क 18 का, और अब यहाँ हूँ। तो भास्कर डिजिटल भी 2 साल रहा। तो हमने चारों फॉर्मेट में काम किया, प्रिंट में, डिजिटल में, मैगजीन में और टीवी में। तो मैं चारों फॉर्मेट का निचोड़ बता सकता हूँ कि इतनी जगह है अभी भी टैलेंट के लिए, इतनी जगह है, क्षमता भर यदि आपके अंदर है तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। मतलब हम अपने दफ्तर में भी देखते हैं कि ये जब हमने टीम बनाई तो इनमें से को बहुत सारे लोग परिचित नहीं थे हमारे, इन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं था, लेकिन मैं कैसे पहचानना शुरू किया कि कई बार ब्रेकिंग देखता हूँ, ये किसकी है, तो पता लगता सर अमुक की है। वो जेंडर कोई मैटर नहीं करता कि भाई मेल है या फीमेल है, तो अपने आप मन से निकलता है अरे वाह। फिर हम बुला के बात करते हैं, कोई भी नाम हुआ कि अरे तुम लड़का है लड़की, तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो भाव मेरा यही है कि अभी भी इतने सारे अवसर हैं, यदि आप खुद से मतलब उस तरह से खुद को तराशते जाते हैं तो आपके पास अवसर है। ये भर एक जरूर बात मैं मेरा हालांकि जवाब लंबा हो रहा है लेकिन मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, वो ये कि बहुत अच्छा आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारा मैंने ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमें से जितने भी रहे, आलोक मेहता बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे आउटलुक में एडिटर रहे हैं, श्रवण गर्ग भास्कर में एडिटर रहे हैं, अजीत अंजुम न्यूज़ 24 में एडिटर रहे, और यहाँ पे नेटवर्क 18 में राइस रहना और राहुल जोशी हमारे को रिपोर्टिंग थी मेरी। तो अगर आपके बॉस अच्छे हैं तो वो समझते हैं कि पत्रकारिता का आपका अंदाज क्या है, वो हल्का सा तराशने, कुम्हार की तरह तराशने का काम भर कर देते हैं, बाकी तो फिर आपकी क्षमता आपको आगे ले जाती है। पहले की पत्रकारिता जो थी और अब की पत्रकारिता में कितना बदलाव आया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, बदलाव तकनीक का ज़्यादा है, तो जब तकनीक में बदलाव होगा तो जाहिर है कि चुनौती के भी क्रम बदलते हैं। अब हम लोग जिस वक्त थे तो अखबार जब छपता था तो बटर पेपर में प्रिंट निकलते थे, उल्टा करके हम लोगों को चिपकाते हम नहीं थे, उसके लिए पेस्टर होते थे, लेकिन चूंकि स्टोरी हमारी है तो अगर वो ऐसे उल्टा चिपकेगा तो हमें देखना पड़ता था कितना कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, कैसे कट रहा है, ऐसे नहीं कि आधी खबर ही उड़ जाए। वो था वो हम अगर हम बात करें तो न्यूज़ रूम की मुश्किलें जो तब तकनीक के कारण थी। रिपोर्टर की मुश्किल होती थी कि भाई आप 2 व्हीलर में जा रहे हो, मंत्री को पकड़ रहे हो या विधायक को पकड़ रहे हो या कलेक्टर को पकड़ रहे हो या किसी को पकड़ रहे हो, उससे बात कर रहे हो। व्हाट्सएप थे नहीं, ये मोबाइल फ़ोन थे नहीं, लैंडलाइन से आपको कॉल करना है, लैंडलाइन में वो व्यक्ति आपको बैठा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। भाई ये सब मूव करने वाले प्रोफाइल हैं, बाहर रहने वाले प्रोफाइल हैं, कलेक्टर के भी, विधायक के भी, और हमें इन्हीं लोगों से बात करना, पुलिस से भी। तो वो चैलेंजेस जो थे वो तकनीक को लेके थे। अब जो आसान हो गया है वो ये है कि भाई अब व्हाट्सएप में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। शुरुआती में हम लोगों का जहाँ पे स्ट्रिंगर नहीं होता था वहाँ के वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मतलब इतनी दिक्कत आती थी, मुझे याद है, वो ज़्यादा पुराना वक्त भी नहीं है, ये 25 मई को जब हमला हुआ था, नक्सली हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूरी पीढ़ी लगभग 30 लोग मार दिए थे नक्सलियों ने। उस समय हमारा वहाँ कोई रिपोर्टर नहीं था जगदलपुर में, मैं ही मूव किया यहाँ से, तो वो वीडियो नहीं मिल पाया। फिर वहाँ जाके जो हमने कंपनसेट किया वो कंपनसेट हुआ। अभी क्या है कि कहीं भी देश में कहीं भी कुछ भी कोई भी बोलेगा, वो वीडियो घूम फिर के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हर हालत में हमारे मोबाइल में होगा। तो ये फ़र्क हुआ है। तो चुनौती
लेकिन अब चुनौती उस समय जो थी वो अलग तरह की थी, तकनीक की चुनौतियां थी। अब जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल अलग तरह की है। अब सही गलत का फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। कोई भी वीडियो ऐसा जो एडिटेड है, कोई भी खबर ऐसी जो एडिटेड है, कोई भी वीडियो कब का है ये पता नहीं चलता, वायरल अभी होता है। अभी कल का एक उदाहरण बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक खबर आके वीडियो की शक्ल में गिरी मतलब आई कि भाई ये लेना है, एक मिनिस्टर का अपने सबऑर्डिनेट्स को गाली देता हुआ। मुझे लगा कि हाँ ये खबर बड़ी है और ये इसको लेना चाहिए। फिर अचानक चूंकि क्लिक हुआ कि नहीं ये पता नहीं कब का है, पहले देखते हैं। पहले तय क्या करते थे कि भाई अगर स्वेटर पहना यानी ठंड का वीडियो है तो अभी का होगा, या इस तरह से। अब तो ये डर लगता है कि जब पता किया तो पता लगा वो 2018 का वीडियो था। तो अब चुनौती ये है कि यदि आपने सीधे पिक कर लिया तो वो उसका तो कुछ होगा नहीं, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। अब खबर को सही और गलत के बीच में परखना एक सबसे बड़ी चुनौती है कि खबर सही है या गलत है। ये एक बड़ी चुनौती है। व्हाट्सएप उसके पीछे जिम्मेदार है, मुझे लगता है। बातचीत में आपने बताया था हैंड रिटन पत्रकारिता के बारे में। आपने शुरुआती दिनों में शुरुआत किया था हैंड रिटन पत्रकारिता से, तो वो क्या थी? वो दरअसल हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आप लोग को मिल रही है माखनलाल में। जैसे मैंने कहा कि छोटा संस्थान था, लोग कम थे और संसाधन भी कम थे, तो एक अखबार हम लोग निकालते थे। वो इन हाउस, शायद ये ऐसे ही होगा जो आप ये कर रही, एक इन हाउस अखबार निकालते थे हम लोग। उसका नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रयास शायद था। साल बहुत ज़्यादा हो गए तो हो सकता है मुझे याद ना हो, लेकिन प्रयास मुझे जहाँ तक याद है प्रयास नाम था। तो फिर हम लोग पूरा हम लोगों का उसके प्रोजेक्ट का पार्ट होता था। तो हम लोगों को कहा जाता था कि भाई ठीक है आप एक अखबार निकालिए। उसमें हम लोग काल्पनिक खबरें लिखते थे, मतलब काल्पनिक, क्योंकि चूंकि वो प्रोजेक्ट का पार्ट है तो फिर काल्पनिक अब हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है तो फिर कांग्रेस आगे या बीजेपी आगे या ये वो, तो उस समय अखबार का एक सेट फॉर्मेट होता था जिसको लेआउट कहते हैं। उसमें एक बड़ी खबर होती थी लीड, नीचे जो होती थी उसे बॉटम एंकर कहते थे। छोटी खबरें वो डीसी कहलाती थी, डबल कॉलम, और छोटी सिंगल कॉलम कहलाती थी। तो एक लेआउट भी हम लोगों को बनाना पड़ता था। तो हम लोग स्केच पेन से बनाते थे लेआउट। फिर हेडिंग का पॉइंट साइज जो होता है, अभी भी आप अखबार आप लोग पढ़ते ही होंगे, पत्रकार हो तो, लीड खबर का पॉइंट साइज बड़ा होता है, बाकी का छोटा होता है। तो फिर वैसे ही स्केच से पॉइंट हेडिंग बड़ा बना के नीचे वाला पेन से लिखते थे। तो हर दिन एक एक व्यक्ति को, जो कमल दीक्षित जी हमारे HOD थे, वो एडिटर बनाते थे। 30 लोगों की हमारी क्लास थी, तो एक बच्चा कोई एडिटर होता था। वो एडिटर फिर पूरा प्लान करता था, स्टोरी भी कौन सी जाएंगी। फिर उस अखबार में, जैसे अखबार 16 पेज के होते हैं, तो ग्लैमर का पेज भी होगा, बॉलीवुड का भी पेज होगा, स्पोर्ट्स का भी होगा, बिजनेस का भी होगा। अब शायद बिजनेस के पेज अखबारों से ख़त्म हो गए, उस वक्त तक बिजनेस का पेज होता था। तो ये एक एडिटोरियल का पेज होता है, अभी भी भास्कर में आप देखते होंगे एक पेज एडिटोरियल का होता है। तो वैसे पूरा प्लान करते थे। फिर जिसको एडिटर बनाया जाता था वो टास्क देता था। मान लीजिए आप मैं एडिटर हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बिजनेस का पेज बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, और इस तरह से बनाएंगे। तो सब लोग हाथ से लिख लिख के, अगर किसी की राइटिंग, हमें याद है कि किसी हमारे साथी की अगर राइटिंग मान लीजिए ख़राब होती थी, मेरी राइटिंग संयोग से अच्छी है, तो फिर मैं उसे रीराइट करता था। लेकिन मैं उससे लिखवा लेता था अलग से कागज़ में कि भाई मैं पूरा क्यों करूँगा जब ये सबका टास्क है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। फिर हम लोग अपने नोटिस बोर्ड में लगाते थे वहीं नीचे, और नीचे चूँकि नाम लिखा रहता था कि भाई आज के अंक का एडिटर कौन है। फिर वो 30 की 30 कॉपियाँ जाती थी हमारे HOD के पास, और वो हमारे रिजल्ट में फिर जुड़ के आती थी कि भाई किसका प्रोजेक्ट। वो फिर अखबार देख के तय करते थे कि भाई मान लीजिए मैं हूँ, या शैली बख्शी उस समय एक लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, पवित्र भी थे, और भी लोग जो थे, तो वो देखते थे सर कि भाई किसका अखबार सही में अच्छा है। तो एक तरह से मैं प्रैक्टिकल का पार्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, मैं बहुत याद करता हूँ। उस वक्त के बच्चों में, जैसा कि क्रिएटिविटी की आपने बात करी, और अभी के बच्चे में क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो चुकी है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा है। मतलब आप उस वक्त के बच्चों की क्रिएटिविटी और अभी के बच्चों की क्रिएटिविटी में हमें ज़्यादा लगता है। ये और बात है कि मैं बहुत लंबे वक्त से आप लोगों के एज ग्रुप के साथ मेरा संवाद नहीं हुआ। उन्हीं से होता है जो हमारे ऑफिस में एज एम्प्लॉय आ जाते हैं, चाहे दिल्ली में था तब भी और चाहे यहाँ हूँ तब भी। माखनलाल या बाकी के किसी संस्थान जाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हो पाता।
मगर मैं अपने बेटे को देखता हूँ, भाई मेरा बेटा भी 19 साल का है, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे मसले में, खासकर तकनीक के मामले में हमको उससे मदद लेनी पड़ती है कि यार इसे कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे लगता है उसमें अभी भी बहुत सारे हमारी टीम के मेंबर कई बार मुझे चौंका देते हैं जब मैं कभी मान लीजिए लिस्ट जारी हो रही है बीजेपी या कांग्रेस के इलेक्शन की और मैं किसी को टास्क दूं कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहूँगा ऐसे ऐसे कर लेना, और उसने और तराश के ला के दे दिया तो मुझे लगा वाह, तो वो बोलेगा सर वो मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसलिए कर लिया। तो मुझे लगता है कि फ़र्क दोनों चीज़ों में, कमिटमेंट तो क्रिएटिविटी हमको ऐसा लगता है कि बहुत ये इंडिविजुअल वो है फैक्टर, ये इसे हम पूरा मतलब सार्वभौमिकता नहीं है इसकी कि वो व्यक्ति में होती है, दोनों चीज़ें तो समय के साथ बदलती भी है और कम भी होती है, ऐसा मुझे लगता है। आपके कैरियर की, आपने जो कैरियर की अपनी शुरुआत की थी उस वक्त से लेकर आपका BSTV तक का सफ़र, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए मैंने शुरुआत की थी नई दुनिया, दैनिक नई दुनिया से, और तब मेरी समझ से 2000 या 2200 कुछ मेरी सैलरी रही होगी। ये 95 का से मैंने शुरुआत करी 1995 से। तो वो जो दौर था वो ये था कि एडिटर का केबिन बहुत डरावना होता था, जैसे पुराने दौर के आप लोगों ने नहीं देखा अभी, लेकिन हमने मैंने कम से कम उस तक देखा, पुराने दौर में फादर का एक रुतबा होता था घर में, वो बहुत दहशत होती थी पिताजी के नाम की। भले वो बहुत प्यार करते, मतलब पिताजी कभी भी गले लगा के आई लव यू आपको बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपने बॉडी लैंग्वेज से झलका देता था बस कि भाई हाँ हम आपको मतलब प्यार करते हैं बच्चों को। वो रुतबा घर में जो पिता का होता था वो संस्थानों में एडिटर का होता था। हमारे मदन मोहन जोशी जी अगर मान लीजिए बुला लेते थे कि आओ जरा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मैंने मेरी उम्र मेरी सबसे 20 साल रही होगी, तो आओ जरा अगर उन्होंने कहा तो पूरा दफ्तर ऐसे दिखता था कि जैसे मतलब आप जिबह के लिए बकरा जा रहा है, मतलब कसाई के पास के अब इसकी क्लास लगेगी, वो वाला एक रुतबा एडिटर का होता था। मगर वो कैसे, मतलब मेरी अगर हिंदी अभी बहुत अच्छी है जो मैं खुद से बोल रहा हूँ और हमारे साथी भी मानते हैं, हिंदी में जो इतनी अच्छी कमांड है वो मदन मोहन जोशी सर के कारण है। वो कॉमा और पूर्णविराम की गलती में भी इतना तेज चीखते थे कि पूरा न्यूज़ रूम सुनता था, ये कॉमा यहाँ लगेगा, नुक्ता, एक शब्द मुझे याद है अभी तक, जोशी जी तो दिवंगत हो गए, तस्किरा एक उन्होंने लिखा था, तो मेरे लिए बिल्कुल नया शब्द था, उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है कि चर्चा, तो मैंने तस्किरा लिख दिया, तज नहीं किया, नुक्ता नहीं लगाया, वो छप के आ गया। नेक्स्ट डे उनने मतलब ऐसी क्लास ली और कहा कि बताइए 4 किताब पढ़ के आ गए, माखनलाल से पत्रकार समझते हैं, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो वो जितनी दहशत रहती थी उतनी तालीम और सीख भी रहती थी। जैसे मैंने पिता से तुलना की कि भाई पिता आपसे उतना प्यार झलकाते हुए बात भले नहीं करें, लेकिन आपके लिए चिंतित बहुत रहते हैं कि यार ये ठीक जगह चला जाए या इसकी ये बहुत बड़ा मेरे से बड़ा नाम करे, हर पिता ये सोचता है। तो वैसे एडिटर भी सोचते थे पुराने दौर के कि ये कहीं जाए तो ये बहुत बड़ा कुछ नाम करे। वैसी एक तालीम उनसे शुरू हुई, फिर लगा कि भाई हर जैसे सब लोग करियर में ग्रोथ चाहते हैं, फिर मैं इंदौर चला गया। और उस वक्त जो ग्रोथ के मीनिंग होते थे सैलरी, तो भाई मैं 2000 से अगर 5000 रुपये में दैनिक भास्कर गया इंदौर तो मुझे लगा 5000 बहुत है, तो 5000, फिर और इच्छा बढ़ी तो दिल्ली, फिर अमर उजाला गया, फिर लगा कि भाई टीवी में आ जाना चाहिए, तो फिर हमने BSTV ये माफ कीजिए नेटवर्क 18 इनका BAG का एक जो पोल खोल मैंने कहा प्रोडक्शन हाउस, वो ज्वाइन किया। तो वहाँ अजीत जी मिले, वहाँ एक अलग तरह के, इधर जो हम कॉपी लिखते थे लंबी लंबी लिखते थे अखबार के लिए, वहाँ 100 शब्द की कॉपी लिखनी पड़ती थी और अकॉर्डिंग टू विजुअल लिखनी पड़ती थी। तो फिर वो सीखा कि भाई ये, क्योंकि उस समय कॉलेज में इतनी सुविधा नहीं थी माखनलाल में कि हम टीवी की अलग कॉपी सीख लें, इनकी अलग सीख लें, बेसिक पढ़ते थे हम लोग। तो वो सीखा, फिर उसके लिए काम किया कि भाई टेलीविज़न के लिए कैसे लिखना है, वो किया। फिर लगा कि नहीं, चूँकि आपके तेवर अलग अलग तरह के होते हैं, जो मैंने कहा कि इंडिविजुअल ज़्यादा डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो मुझे लगा कि नहीं ये टीवी भी उस तरह का मज़ा देने वाला नहीं है। तो फिर हमने मैगज़ीन ज्वाइन कर ली थी आउटलुक, वहाँ की कॉपी बिल्कुल अलग है, अखबार में कम, टीवी में और कम, मैगज़ीन में 5-5 पन्ने का आप लिख रहे हो। तो और वो उनका उसमें जितना भाषण आप दे सकते हो, मतलब जैसे फीचरिस्टिक अंदाज में मैगज़ीन में
लिखा जाता, आप लोग पढ़ रहे होगे अगर अभी जो जितनी आ रही इंडिया टुडे है सब मैगजीन, वही चलन उसी वक्त का है। तो फिर वो सीखा। तो कुल मिला के फिर ऐसे ही होते 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 एक बार टीवी से, फिर जब मैं भोपाल आ गया लगभग 7 साल न्यूज़ 24 में रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं, टीवी से बाहर जाना चाहिए, कचरा हो रहा है। उस समय भूत प्रेत ये वो बहुत सी खबरें ऐसी चलती थी जिनकी कोई तुक नहीं होते थे। गड्ढे में प्रिंस गिर गया तो 3-3 दिन गड्ढे का प्रिंस कोई निकाल रहे हैं हम लोग। बैतूल के एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी कर दी थी, अगर पीपली लाइव आपने मूवी देखी हो, उसी बनी थी कि मैं अमुक तारीख को मरूंगा। उस दिन हम लोग पूरे दिन वहाँ खड़े रहे, 3 दिन। उस बैतूल का कुंजी लाल नाम था, कुंजी लालों की पत्रकार था। हम खड़े कुंजी लाल के घर में, वो वैसे ही वो सूसू पॉटी के लिए जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, जो उसमें दिखाया था कि मरेगा कि नहीं मरेगा। तो इन सबसे भूत प्रेत दिखाना, स्कूल में बच्चियां अजीब तरह से व्यवहार करती हैं, वहाँ भूत है, किलों के रहस्य, बड़ा एक बीच का एक दौर था, शायद आप लोग नहीं देख पाए होंगे उसे। तो उसने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड किया कि नहीं अब इससे हटना है। तो मैं चला गया डिजिटल, तो भास्कर डिजिटल ज्वाइन किया मैंने 2 साल। मैंने कहा टीवी छोड़ूंगा, लेकिन टीवी एक नशा है। टीवी और ख़ास तौर पे जब आप कैमरे के स्क्रीन में अगर आप हो तो फिर वो नशा है। वो मतलब उसके लिए कोई भी ऐसा राहत और पुनर्वास केंद्र नहीं है जो ये नशा ख़त्म करा दे। तो बहुत तगड़ा नशा है ये, कि वो जैसे ही आप, जब मैं डिजिटल में बैठा, बहुत अच्छी सैलरी में था, तगड़ी सैलरी में था, मतलब बहुत ही तगड़ी, और बहुत बड़ी पोजीशन में था, कई स्टेट को लीड करता था। लेकिन जब हमें दिखता था कि अरे यार कहीं चेहरा ही नहीं दिख रहा, कहीं पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। उधर जब आप टीवी में एक खबर करते हो, जब 4 लोग फ़ोन आते हैं तो लगता है कि अरे वाह। तो जब वो नशा लग गया तो फिर हमने भास्कर छोड़ा और जी यहाँ पे एडिटर तलाश रहा था रीजनल के लिए, और संयोग से उनका ही खुद से कॉल आया, तो मैंने फिर जी ज्वाइन कर लिया। जी MPCG का हेड बना, और उसके बाद फिर नेटवर्क 18 का जो रीजनल चैनल है न्यूज़ 18 MPCG, वो मैं 2017 से लेके और अभी पिछले साल अक्टूबर तक, 6 साल तक, मैंने यहाँ आने से पहले तक फिर मैंने 6 साल उस रीजनल चैनल को चलाया। तो कुल मिला के मज़ा बहुत आया, और सौभाग्य अच्छा रहा कि बॉसेस अच्छे मिलते गए। अच्छे का आशय मेरा ये कि वो समझाने वाले, वो गलतियाँ बताते थे, डांटते भी बहुत ज़्यादा थे, और गलतियाँ ही बताते थे कि भाई ये अगर चूक है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो फिर अब ईश्वर की दया से एक बड़े संस्थान को मैं लीड कर रहा हूँ। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहते हैं? सबसे पहले तो यह है, मैं अक्सर कभी भी जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट में जाता हूँ वहाँ मैं बोलता हूँ ये बात कि 2 चीज़ें। आपके घर एक तो कोई व्यक्ति हल्दी चावल लेके न्योता देने नहीं गया कि आप पत्रकारिता करने आइए, या कोई गनर नहीं गया जिसने कनपटी में रिवॉल्वर लगाया हो कि भाई चलो पत्रकारिता करो। आप आ रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा है। ये जो पीढ़ी है, मैंने इस पीढ़ी को तो जितना मैं जानता हूँ, और फिर बेटे का उदाहरण दूंगा कि उनके माँ बाप भी बाध्य नहीं कर सकते कि ये काम कर लो ना। ये पीढ़ी खुद से जो चाहती है वो करती है। तो कभी भी इसे सेकंड ऑप्शन के तौर पे मत लाओ कि भाई जैसे मान लीजिए लड़की है तो चलो जब तक शादी नहीं हो रही तब तक 1 डिग्री और ना, या लड़का ही है तो चलो यहाँ कुछ नहीं बन रहा तो चलो पत्रकारिता कर लेते हैं। आप इसे सेकंड ऑप्शन के तौर पे लेके मत आओ। आप तो तभी आओ जब आपके अंदर भूख है, तब आप तभी आओ कि जब मुझे ये करना ही है, कि यार मुझे पत्रकारिता ही करनी है, और एक लक्ष्य लेके आओ। हर व्यक्ति को ईश्वर ये गुण देता है, और इसे आप परख के कभी भी देख लीजिएगा कि उसे पता होता है कि मेरी लिमिट क्या है या मैं किसके लिए बना हूँ। हर व्यक्ति को ये ईश्वर गुण देता है कि उसे बहुत अर्ली एज में पता चल जाता है कि मैं बना किस चीज़ के लिए हूँ। और इसी वजह से आप देखिए कि बहुत सारे हीरो हीरोइन इंजीनियरिंग की डिग्री की बात वहाँ पहुँचते हैं तो अपने इंटरव्यू कर देते हैं, मुझे तो पता था कि भाई पापा ने ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी, मैं तो एक्टिंग ही करनी थी। तो वो पता होता है आपको। तो अगर आपको पता है कि मैं पत्रकारिता के लिए बना हूँ तो आइए अब और कैटेगराइजेशन कर लेते हैं मुझे। पत्रकारिता के लिए बना हूँ तो किसके लिए बना हूँ? तो मैं अगर मान लो डिबेट कर रहा हूँ कॉलेज में, या मैं अपनी रील बहुत कमाल की बना रहा हूँ इंस्टा पे या यहाँ वहाँ, इसका मतलब मैं एंकर के लिए बना हूँ। फिर एंकर के लिए सिर्फ चेहरे कार्ड नहीं बना हूँ, एंकर के लिए बना हूँ तो फिर मैं वो एंकर्स को देखूँ जो इस समय टॉप में है, कि वो कैसे क्या बोलते हैं, उनका काउंटर कैसे करते हैं, उनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सब देख के ऐसे ही अलग अलग आप रखते जाइए। कि मैं रिपोर्टर के लिए बना हूँ तो अच्छे रिपोर्टर की कॉपी देखो, आप उसे पढ़ो। तो आप एक लक्ष्य लेके जब आ रहे हो तो आपने इस पूरी बातचीत के दौरान, इस संवाद के दौरान मैंने कम से कम 5 बार ये बात कही होगी
6वीं बार फिर कह रहा हूँ कि इतने सारे कॉलेज देश में, इतने सारे बच्चे हर साल निकल रहे हैं, इसके बावजूद मतलब आपके लिए रेड कारपेट बिछाने हर संस्थान बैठा है, यदि आप क्षमतावान हो। हम जब इंटरव्यू कर रहे थे तो आधे सीवी डस्टबिन में क्यों डालने पड़ते हैं, क्योंकि लगता है यार ये तो कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे ही इस भीड़ में हम देखते हैं कोई कि यार ये तो कमाल है, तो वो एक माखनलाल का ही एक बच्चा है, अभी मैंने उसका उदाहरण नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, शायद वो पढ़ भी रहा है अभी। उसने से जब हमने बात करी डिजिटल के लिए, तो उसके लिए बल्कि मतलब जैसी डिजिटल के लिए हमने बात करी, तो जो मैंने उसकी समझ देखी डिजिटल की, मैं 2 साल भास्कर डिजिटल को लीड कर चुका हूँ, कई स्टेट के लोग मेरे साथ को मैं गवर्न करता था, तब फिर मैंने कहा कि नहीं ये लड़का तो कमाल है, और वाकई वो कमाल कर रहा है। मतलब हमने डिजिटल अभी शुरुआत करी, हम बाकी एनडीटीवी इतना बड़ा ब्रांड है, मुझसे पीछे छोड़ गए, बाकी जगह छोड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेला उसका रोल होगा, लेकिन ऐसे जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हो, ऐसे खुद को तराश के जब आप किसी उस जगह में पहुंचते हो, आपका जब कैंपस हो रहा होता है, तो वो आपको आपकी शर्तों पे, आपकी सैलरी पे, और जो मैं रेड कारपेट कह रहा हूँ, तो काल्पनिक रेड कारपेट बिछा के स्वागत करता है वो। जब आपस में मैनेजमेंट के लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी उसके एब्सेंट में उस लड़के की बात की, तो वो यही बात करते हैं कि यार वो लड़का या वो लड़की कितनी कमाल की हमको मिली। तो मैं नए बच्चों से यही कहूँगा कि इसे सेकंड ऑप्शन के तौर पे लेके मत आओ, पत्रकारिता ही करनी है ये तय कर लिया तो आओ, और यदि करनी है तो किस फील्ड में करनी है, मतलब एंकर बनना है या जो बनना है वो, उसकी तैयारी करके आओ। बाकी वक्त में करो, आईने से करो। आप मान लिया, अब तो खैर मेरी समझ से माखनलाल तो बहुत समृद्ध है, आपका स्टूडियो भी होगा, प्रैक्टिस करो आप बोलने की, उनको देख के बोल के देखो। आप जो बड़े एंकर बोलते हैं कि उनका एक हिंदी का शब्द है आरोह अवरोह, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, वो कैसा है, काउंटर कैसे करते हैं, डांटना किस सीमा तक है, भाई वो लोग डांटते भी हैं सामने वाले को, या नेता आपसे बदतमीजी करे तब आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये आप उनको देख देख के सीख सकते हो, आईने में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एंकर के लिए मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप वैसे तैयार होके आ रहे हो, तो इतनी भीड़ और इतनी बेरोजगारी, बहुत सारे लोग और कई सारी चीज़ें पत्रकारिता को लेके बोलते रहते हैं, और मैं हर बच्चों को ये कहता हूँ कि इनकी बात में मत आना बिल्कुल, कि कोई गुंजाइश नहीं है, सब सारे कुएं में भांग घुल गई है, या ये हो गया है या वो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अवसर आज भी आपके लिए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ प्रवीण सर, आपने इनको सुना, इन्होंने हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताया, अपने कार्य के बारे में तमाम बातें बताई। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप सुनते रहें कार्यक्रम हमारे कर्मवीर 90.0 FM जनगण मन की बात, जिनमें है हौसला कुछ कर दिखाने का, जिनसे है हम सबको आस, जिनके तरकश में है जिंदगी को मुश्किलों से बचाने की तीर, वही है कर्मवीर, हमारी कर्मवीर।